साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम लोग सीटेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, संभावित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा मॉडल पेपर होने वाला है वो गणित शिक्षण और गणित के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला सवाल हम लोगों का क्या है, यदि 2112 बराबर 2 पर पावर a इंटू 3 पर पावर b इंटू 11 पर पावर c हो तो हमें a प्लस b माइनस c का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2112 का गुणनखंड करना होगा। आप लोग केवल इतना याद रखिए, देखिए सवाल हम कितने ट्रिक के रूप में लगाते हैं, बहुत ही सरल हो जाएगा। थोड़ा हम सवाल को एक लंबे पेज पे लगाएं। कितना था, 2112। इसका हमें करना होता है गुणनखंड। 2 से किया कितना आया, 2 पंचे 2 एक का 2, 2 पंचे 10, 0 बार। आप लोग करते जाइएगा खुद। अब ये हुआ 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 3 2। फिर 2 से ये होगा 6 6। फिर किससे, 2 से कितनी बार, 33। फिर 3 से आपका कितना हुआ, 11। फिर 11 से कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा जो गुणनखंड बना, क्या बना, गुणनखंड बना 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 3, 1 4, 1 5, 1 6, 6 बार 2 हो गया, 1 बार 3 है और 1 बार 11। इसको हम लोग इस ढंग से भी तो लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 11 पर पावर 1। और याद रखिए सवाल में क्या था, यही था 2 पर पावर a इंटू 3 पर पावर b इंटू 11 पर पावर c। अब यहां से आपने देखा कि आपका जो आधार है, आधार बराबर है 2 2, 3 3, 11 11। तो जब आधार बराबर है तो घात भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 2 पर पावर a बराबर, अगर हम 2 पर पावर 6 कहें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। क्योंकि आधार बराबर, जब आधार बराबर तो घात बराबर। ऐसे ही 3 पर पावर b बराबर 3 पर पावर 1, तो b की वैल्यू कितनी, 1। फिर 11 पर पावर c बराबर 11 पर पावर 1, तो जो c की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 1। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस बी माइनस सी की। अब a की वैल्यू कितनी है, 6, b की वैल्यू कितनी है, 1। तो 6 प्लस 1 माइनस 1, 1 1 कट जाएगा, कितना आएगा, 6। अर्थात कौन सा ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 6। कैसे लगाया सवाल को फिर से समझिए। हमने 2112 का गुणनखंड किया, पूरा गुणनखंड जब किया तो उस गुणनखंड को अब हम लोग डायरेक्ट लगा दे रहे हैं यहां से, 2 पर पावर 6, 3 पर पावर 1 और 11 पर पावर 1 के रूप में प्राप्त किया। जबकि इस सवाल को अब यहां से आप देखिए, यहां देखिए इस 2112 को क्या किया, 2 पर पावर 6, 3 पर पावर 1, 11 पर पावर 1, और ये बराबर है किसके, 2 पर पावर a के इंटू 3 पर पावर b के इंटू 11 पर पावर c के। जब घात बराबर है, यहां से देखते जाइए, सबकी आधार बराबर है सबका, तो घात क्या होगा, बराबर होगा। तो 2 पर पावर a बराबर 2 पर पावर 6, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 6। 3 अब ऐसे ही सबका निकालेंगे, 3 पर पावर b बराबर 3 पर पावर 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फिर आपने देखा 11 पर पावर c बराबर 11 पर पावर 1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1। आपको जो मान निकालना है a प्लस बी माइनस सी। a का मान कितना मिला है, 6,
बी का मान आपको 1 और सी का मान 1, 1 से 1 कट गया, कितना बचा 6। कौन सा उत्तर? डी ऑप्शन से। देखिए कितना सरल सवाल हो गया। बस ध्यान देना होता है कि इनका गुणनखंड इस रूप में करें कि आधार हमेशा जो दिया हो सवाल में पावर के रूप में वैसा हो। जैसे यहाँ 2 का आधार दिया था, 3 का आधार दिया था, 11 का आधार। इस सवाल में इतना ही ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो सहअभाज्य संख्याओं का जो मस होता है वो क्या होता है। साथियों सहअभाज्य के बारे में जाने। जो सहअभाज्य होता है, सहअभाज्य उसे कहते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है, अंतर हमेशा कितना होना चाहिए? 1। सहअभाज्य संख्याओं में केवल एक ही होता है उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ एक होने के कारण उनका जो उत्तर होता है क्या हो जाएगा? एचसीएफ के बारे में पूछ रहा है मस के, तो ये उभयनिष्ठ ही आपका क्या होता है? एचसीएफ। मस तो कितना होगा? 1। थोड़ा उदाहरण से समझिए तो और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। हमने क्या कहा कि जो सहअभाज्य है, सहअभाज्य के बीच का जो अंतर होता है हमेशा कितना होता है? 1। या इनके बीच जो उभयनिष्ठ अंक है वो कितना है? 1। और उभयनिष्ठ को ही हम क्या कहते हैं? मस कहते हैं। आप कभी किसी संख्या का मस निकालिए तो उसमें उभयनिष्ठ को ही हम लोग मस लिखते हैं, जो दोनों में मिलता हो वही आपका उभयनिष्ठ हुआ, वही कॉमन। तो सहअभाज्य संख्याओं का जो मस होगा हमेशा क्या होगा? 1। अब इसको हम लोग उदाहरण समझें थोड़ा सा। जैसे 2 और 3, अंतर कितना है? 1 का अंतर है। ये क्या है? सहअभाज्य है। अब इन संख्याओं का जो मस होगा कितना होगा? 2 का होगा 1 इंटू 2 और 3 का गुणनखंड होगा 1 इंटू 3। इनका जो एचसीएफ हुआ कितना हुआ? आपका 1 1 कॉमन है इसलिए 1। तो हमेशा इस ढंग से भी आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है संख्या 0.00001275 का मानक रूप 1.275 इंटू 10 पर पावर n है। तो n की वैल्यू निकालनी है। ये जो संख्या है इस संख्या को हमें इस रूप में लिखना है। हम क्या करेंगे, जितना ऊपर है इसी में गुणा करके इस रूप में लिखेंगे। तो 0.00001275, इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ दशमलव हमको लाना है तो 10,000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कहाँ? ऊपर और नीचे। जब ऊपर और नीचे गुणा किया क्या कोई प्रभाव पड़ा? ये तो कट जाएगा तो बस, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। कैसे? जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये 4 जीरो आपका हट जाएगा। 1 लाख से गुणा करेंगे, 4 जीरो हट जाएगा और ये एक संख्या हो जाएगी। तो कितना? 1.275 अपान 10 पर पावर, इसको देखिए 1 2 3 4 5, 10 पर पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए ये रूप तो आ गया, लेकिन ये रूप अभी नहीं आया है, क्योंकि इसमें 10 गुणा के रूप में है और हमारे यहाँ जो हम लोग प्राप्त किए हैं बटे के रूप में है। तो जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.275 इंटू 10 पर पावर -5। ये जो घात है पॉजिटिव में है और यहाँ ऊपर आने पे निगेटिव हो जाएगी, और ये बराबर है 1.275 इंटू 10 पर पावर n के। अब देखिए आधार बराबर आधार बराबर आधार बराबर आधार बराबर, तो जो n की वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू कितनी आ रही है? n की वैल्यू आपको मिली n बराबर -5। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? -5। कैसे किया? ये जो संख्या थी दशमलव, इस दशमलव की संख्या को हमें पहले भिन्न में बदला। भिन्न में बदलने के बाद स्टैंडर्ड जो मानक रूप है इस ढंग में लिखा। इस ढंग में लिखा तो आपके पास ये आया। अभी हमने पहली सवाल बताया था कि जब आधार बराबर हो तो घात बराबर होते हैं। यहाँ n घात के रूप में है और ये भी घात के रूप में है, तो n और बराबर कितना मिलेगा? -5। ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो चौथा सवाल है आपका, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 1 है। बिल्कुल गलत। हमने आपको बताया है कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य।
दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम ही होगा। क्यों? क्योंकि दो क्या है? अभाज्य है, और तीन क्या है? ये भी अभाज्य है, लेकिन इनका योग सम है, 5 हो रहा है, तो सम तो नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दो सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि दो सबसे छोटी है और सम संख्या भी है, इसलिए अभाज्य संख्या भी है। नेक्स्ट, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू जो हो कितनी है? 5। तो हमें ज्ञात क्या करना है? x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर सूत्र है आपके पास, और इसका सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x अपान 1/x। x से x कट जाता है, यहाँ x प्लस x की वैल्यू कितनी है? 25। तो 25 और 5 है, 5 है तो 5 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 हुआ ना। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, ये दो इधर लाएंगे, घट जाएगा, कितना उत्तर आएगा? सी। आपको हम ट्रिक बताएं, जब भी ऐसा सवाल हो तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है उसको हम बताएं। देखिए यहाँ आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है? 5। पूछ क्या रहा है? x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू, ये आपको बताना है। ऐसे में क्या करेंगे हम लोग? x स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू है, इसको हम लोग डायरेक्ट x प्लस 1/x² माइनस 2, जब यहाँ प्लस देगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस कर देंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग माइनस 2, 5 का वर्ग आपका 25 माइनस 2, घटा दीजिए, कितना होगा? 23। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? व्यंजक x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। साथियों ये आपका सूत्र ही है, और ये सूत्र किसका है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका बीजगणितीय सर्वसमीका है, और इसका जो सूत्र है क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर यही प्लस का होता तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाता? माइनस। तो कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है समीकरण 3x माइनस 3 बराबर 5 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं है, इस 3 का गुणा करते चलिए, यहाँ पर 5 का गुणा इसमें, तो 3x माइनस 9, 3 त्रिक का 9 इक्वल टू 5 दूनी 10 x प्लस 5। x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, तो 10x माइनस 3 बराबर माइनस 9 माइनस 5, चूंकि ये प्लस 5 इधर आया पक्षांतर बराबर की इधर, तो 10 में से आपने 3 को घटाया तो कितना हुआ? 7x बराबर 9 5 14, ये जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका रहेगा? निगेटिव का। तो x की जो वैल्यू होगी कितना होगी? -2। कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन सही है, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 में है। हमने आपको ऐसे बताया है कि अगर त्रिभुज ABC है तो A अनुपात B अनुपात C का जो अनुपात है 2:3:4 है। सबसे बड़ा अनुपात किसका है? 4 का, और 4 किसके लिए है? C के लिए, तो C सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। और जब C सबसे बड़ा कोण होगा तो इसको क्या करेंगे? 4/2 3 4 2 3 4 इंटू
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, बताया ही है 180। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/4 3 7 2 9 इंटू 180, 9 दूनी 18, 20 चौक 80। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? आपको पता है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। ये आपका सूत्र प्रमेय है। देखिए ये चतुर्भुज के यही चार कोण हैं, इनका योग हमेशा कितना होगा? 360 के बराबर। तो इसको आप लोग रटे रहिए। नेक्स्ट है आपका, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। उनके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करें। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल होता है 1/2। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग इंटू दूरी। इसी सूत्र का प्रयोग करना है। अब समांतर भुजाएं कितनी हैं? 10 और 12। 1/2 10 + 12 और दूरी कितनी है? 5। रख दीजिए। 12 10 22। 1/2 22 इंटू 5। 2 से आपने काटा, 11 बार जाएगा। 11 में 5 का गुणा किया, कितना? 11 × 5 = 55 वर्ग सेमी। नेक्स्ट है आपका, 14 सेमी व्यास वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? साथियों, सबसे पहले आपको हम क्या बनाएं? एक अर्धवृत्त। ये आपका एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास कितना है? डायमीटर दिया है 14 सेमी। तो व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या बराबर 14 सेमी। तो यहां से जो आर की वैल्यू है कितना मिल गई आपको? 7 सेंटीमीटर। परिमाप की बात कर रहा है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? पाई आर प्लस व्यास। क्या होता है? पाई आर प्लस व्यास। ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। कैसे? यहां देखिए, ये आपकी हो गई क्या? परिधि। परिधि आपकी कितना हुई? पाई आर। और इधर ये आपका क्या है? व्यास डी। तो पाई आर प्लस व्यास, ये होता है क्या? अर्धवृत्त का परिधि। आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/60। आर की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लिए हैं 7, और डी की वैल्यू कितनी है? 14। बस इन्हीं सबको हल कर लीजिए। 7 से 7 कैंसिल, 22 और 14 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 8 6 सेमी है। इनका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी बहाने आपको सूत्र भी हम बता देंगे। L बराबर कितना दिया है? 10, B बराबर 8 और H की जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, थोड़ा बड़े में लगाएं, यहां लिखें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है आपका? 2LB + BH + HL। और ये आपका हो जाएगा, L की वैल्यू आपको पता है 2, L बराबर 10, B की वैल्यू 8 + B की वैल्यू 8 और H की वैल्यू 6। फिर H की वैल्यू 6 और L की वैल्यू 10। लगा दीजिए। 2 10 में 8 का गुणा करेंगे 80, 8 में 6 का गुणा करेंगे 48, 6 में 10 का गुणा करेंगे 60। कितना हो रहा है? 2 × 80 60 कितना होगा? 8 6 14 140 + 48। ये कितना हुआ? 2 × 4 4 8 188। 2 8 16, 18 दूना 36 1 37,
चूंकि क्षेत्रफल से रिलेटेड है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना हुआ 376 वर्ग सेंटीमीटर, आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य। कितना अच्छा सवाल, 10 सम संख्याओं का माध्य कह रहा है। आपको पता है कि n की वैल्यू कितना दिया है 10, और सम संख्याओं का जो माध्य होता है n+1 होता है। ये आपका ट्रिक है। ट्रिक क्या है, प्रथम n संख्याओं का माध्य बराबर n+1 अर्थात 10+1 इक्वल टू कितना 11। एक लाइन का सवाल है, तुरंत लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आंकड़ों 7, 12, 5, 6, 9, 10 की माध्यिका। इसमें आपको माध्यिका बतानी है। माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है 5, फिर 6, फिर आपका 7, 5, 6, 7, उसके बाद 8, 9, 10, 10 के बाद 12। अब n बराबर देखें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n बराबर 7 विषम है। क्या है, विषम। और विषम संख्या के लिए हमने माध्यिका क्या बताई थी, n+1/2 वह पद का मान। तो विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए माध्यिका का जो सूत्र बताया था क्या था, n+1/2 में पद का मान, यही बताया था। n की जगह कितना है 7 + 1/2 बराबर 8/2 वे पद का मान कितना हो जाएगा, चौथे पद का मान। अब यहां से गिने चौथा पद कौन है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आपका 8 है। कौन सा उत्तर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक थैले में 3 लाल गेंद है। रेड कितनी है 3, ब्लैक कितनी है, ब्लैक आपका है 5। एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल बॉल हो गई आपकी 3 + 5, चूंकि 3 लाल हैं और 5 ब्लैक, तो टोटल आपका हुआ 8। अब एक लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो क्या होगा, प्रायिकता के लिए हमने क्या सूत्र बताया है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम क्या है, हमें लाल गेंद की प्रायिकता बतानी है। तो अनुकूल परिणाम होगा कि लाल गेंद हमारे पास कितनी है 3, कोई 3 में एक बार जो है लाल गेंद आने की प्रायिकता है। तो अनुकूल परिणाम आपका कितना हो गया 3, और टोटल परिणाम कितना है 8। तो प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी 3/8। कौन सा उत्तर सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वैन हीले के स्तर किस विकास की अवस्थाओं को दर्शाते हैं। वैन हीले स्तर से रिलेटेड हमारा एक वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, कभी वैन हीले से आपका सवाल गलत नहीं होगा। ये किस स्तर के विकास को समझाते हैं, तो ये ज्यामिति विचार से संबंधित इनका सिद्धांत है, और इसके लिए इन्होंने स्तर 0 से लेकर स्तर 4 अर्थात टोटल 5 स्तर की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में जो त्रुटियां हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि त्रुटियों से हम ये समझते हैं कि बच्चा क्या, मतलब बच्चे की सोच कैसी है, ये बताती है कि बच्चे की बुद्धि कम है, बिल्कुल गलत। शिक्षकों को बच्चों की ग्रेडिंग में मदद करती है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन आपका सही है, ये बच्चे की सोच अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो एनसीएफ है, एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है बच्चों में गणितीकरण का क्षमता का विकास। अब यहाँ देखिए, अभी इसको हम छोड़ेंगे, केवल है इसलिए कट, अंक गणित में निपुण बनाना इसलिए कट, रोजगार के अवसर। कौन सा ऑप्शन आपका ए ऑप्शन ही सही है, गणितीकरण की क्षमता का
विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक जियो बोर्ड का उपयोग करके शिक्षण के लिए करता है। शिक्षक जो है किसका उपयोग कर रहा है? जियो बोर्ड का। जियो बोर्ड किसके लिए सबसे अधिक अच्छी है? तो जियो बोर्ड आपका सबसे अच्छी होती हैं ज्यामितीय आकृतियों के लिए। जियो बोर्ड हमेशा किसके लिए? ज्यामितीय आकृतियां 2D के लिए सबसे बेहतरीन होती हैं। तो कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गणित सार संग्रह के लेखक हैं वो कौन है? गणित सार संग्रह के लेखक आपके कौन हैं? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य और ब्रह्मगुप्त। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है। ऐसे सवाल हम लोग कई बार मॉडल पेपर में हल कर चुके हैं। ऐसे सवाल को चूंकि लाभांश से है इसलिए इसको हम पूरा 100% के नजर में देखते हैं। 10% की हानि हो रही है। जब आप 450 में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो कितने की हानि हो रही है? 10 की। तो ये जो वस्तु है, वस्तु का मूल्य 450 कितना है? 90%। 90% बराबर 450। 10% लाभ कमाने के लिए तो 100 में 10 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 110। 110% की वैल्यू आपको निकालनी है तो 450 इंटू 110 अपान 90। 0 0 कैंसिल, 9 पचे 45, 11 पचे 55, क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 550 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर है -1 पर पावर 10, -1 पर पावर 101 है इंटू -1 पर पावर 100। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। देखिए घात क्या है? विषम है, और यहाँ घात क्या है? सम है। तो जब विषम है तो इसमें माइनस आ जाएगा और सम है तो इसमें प्लस आ जाएगा। तो 1 और -1 का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से -1 उत्तर आएगा, इसलिए कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण दूसरे का दोगुना है तो छोटा कोण कितना होगा? साथियों, आपको केवल एक सूत्र याद रखना है। क्या? दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक, कितना होता है? 90। अब सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में जाने। एक कोण दूसरे का दोगुना, अगर एक कोण को हम लोगों ने मान लिया क्या? थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा कोण आपका हो जाएगा, दुगना है इसलिए 2 थीटा, और दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। तो थीटा छोटा कोण है इसलिए कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई एक परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और प्राकृतिक। तो जो पाई है क्या है? पाई को हमेशा आप लोग जानिए एक अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2/3, 3/4 और 5/6 का एलसीएम पूछ रहा है, मतलब भिन्नों का एलसीएम। और हमने आपको सवाल ऐसे बताए हुए हैं कि जब भिन्नों का एलसीएम हो तो अंश का एलसीएम बराबर क्या होता है? अंश का एलसीएम बटे हर का मस या एचसीएफ। तो 3 4 6 का जो मस होगा कितना होगा? 1, क्योंकि 3 4 और 6 में एक ही कॉमन है। और 2 3 5 का लस कितना होगा? 2 3 5 ही होगा बटे 1, तो 5 3 15 दूना 30। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है।
यदि परिमाप 200 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। सवाल को समझिए, बहुत सरल सवाल है, बस थोड़ा सा समझना है। लंबाई कह रहा है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितनी है नहीं पता। परिमाप कितना दिया है, परिमाप 200 मीटर दिया है। हमने चौड़ाई b लंबाई l मान लिया है। तो परिमाप का जो सूत्र होता है, बस यहीं से अब सवाल आपका हल होगा। परिमाप का सूत्र होता है 2l प्लस b बराबर कितना दिया है 200। l की जगह क्या रख दें, ये पूरा उठा के मान रख दीजिए। 2 काट ही दीजिए, तो 2 से इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा। 2 से 200 को काट देंगे तो 100, और l की जगह ये पूरा वैल्यू उठा के रखेंगे। b प्लस 20 प्लस b बराबर 100। b 2b प्लस 20 बराबर 100। तो 2b बराबर कितना होगा, इधर ले चलेंगे 100 माइनस 20, तो जो b की वैल्यू है 80/2 बराबर b की वैल्यू आपको मिल गई 40। अब 40 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो l की वैल्यू कितनी होगी 60। कौन सा उत्तर सही है आपका। चौड़ाई का मान पूछ रहा है तो ए ऑप्शन सही होगा। लंबाई अगर पूछता तो बी सही हो जाता। तो कौन सा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की m घात भागा a की n घात बराबर होगा। देखिए क्या कह रहा है, a पर पावर m बटे a पर पावर n। तो इसको हम लोग क्या करें, a पर पावर m इंटू, जब यहां से इसको ऊपर ले जाएंगे तो a पर पावर माइनस n हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जब गुणा में हो तो घात जुड़ जाती है। जब घात जुड़ जाती है तो घात को जुड़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है निगेटिव का है, इसलिए क्या होगा, a पर पावर m माइनस n। कौन सा, a की घात m माइनस n, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। जबकि इसको इस ढंग से हम लोग किए हैं m प्लस माइनस n, इसका a पर पावर। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। जो निदानात्मक परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ ही होता है कमियों को पहचानना। जब आप कमियों को पहचान जाएंगे तो उसको आप फिर उपचारात्मक के लिए प्रयोग करेंगे, उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। तो निदानात्मक का है कमियां पहचानना। और ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना बिल्कुल गलत, अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाना भी गलत, बच्चों की समझ में रिक्तियां गैप्स को जानना, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। n भुजाओं वाले समकोणों का हम लोग क्या जानेंगे, बहुभुज का अंतःकोणों का योग कितने, n भुजाओं वाले। तो n भुजा का सूत्र क्या होता है, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग आपका होता है n-2 इंटू 180, या हम लोग पाई लिख देते हैं। तो यहाँ n की जगह कितना है, पंचभुज मतलब 5, n की वैल्यू 5 है, बस यही मान यहाँ रख दीजिए। 5 - 2 इंटू 180, 3 इंटू 180, 18, 180 में जब 3 का गुणा करेंगे 18 3 54, कितना हो जाएगा 540 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में गणितीय मनोरंजक गतिविधियां और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि वे कम प्रतिभाशाली छात्रों को व्यस्त, यहाँ देखिए व्यस्त रखना है, छात्रों को व्यस्त रखना मतलब आप नेगेटिव वर्ड है। वे प्रत्येक शिक्षार्थी को स्थानिक और विश्लेषणात्मक शक्ति को बढ़ाती हैं। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है, बट हम लोग सी और डी को भी देखें। डी में तो केवल है इसलिए गलत, ये गणित के प्रति डर है, यहाँ देखिए निगेटिव वर्ड आ रहे हैं, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो साथियों आज हम लोग
गणित शिक्षण और गणित के प्रश्नों पर आधारित 30 प्रश्न को हल किए। तो आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं या संभावित परीक्षा में आने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।